नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। क्या आपको भी अंधेरे से डर लगता है? क्या कभी आप भी अपने घर में जब अकेले होते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि उस घर में कोई ना होकर भी कुछ है तो जरूर? कभी डर लगता है ऐसा? कई बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा। आखिर ऐसा होता क्यों है? और ये स्पिरिट, ये शक्ति, नेगेटिव, पॉजिटिव, क्या ये सब हमारे दिमाग का खेल है या वाकई में हकीकत में ऐसा कुछ होता है? ऐसे कई सवाल हैं जो आपके जहन में होंगे, आपके दिल और दिमाग में होंगे। और आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है टैरो कार्ड रीडर वर्षा बाटा जी। वर्षा जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि अंधेरे से डर लगना, हमारे पीछे कोई चल रहा है, घर में कोई ना होकर भी हमें लगता है कि कोई है हमारे अलावा भी। कई बार आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने भी किया है, हमारे व्यूअर्स ने भी किया होगा। तो ऐसे में सबसे पहला जो सवाल होता है कि ये सब हमारे दिमाग का खेल होता है या वाकई में ऐसा कुछ होता है? लेकिन आप इस पर जवाब दें उससे पहले आपके इस सफर को लेकर भी हम सवाल पूछना चाहेंगे। पैरानॉर्मल फील्ड में आप आई, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे आप आई और कैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ा इसमें? देखिए, ऑकल्ट फील्ड में तो मैं पहले से ही थी। मैंने आपको बताया 25-26 साल से मैं कर ही रही थी। तो अचानक से मैं क्यूरियस हुई आज से लगभग 15-16 साल पहले कि मैं इस सब के बारे में भी जानना चाहती हूँ। क्योंकि जब मैं टैरो करती थी, जन्म पत्रियां, तो बहुत सारे केस ऐसे भी आते थे जो इस तरह के केसेस होते थे, जो पैरानॉर्मल केसेस होते थे। और मुझे कुछ चीजें समझ आती भी थी। मुझे लगता है कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड ही होती हैं, तो वो भी थी। पर मैं उसमें और तह तक जाना चाहती थी कि जो इस तरह के लोग आते हैं उनको मैं कैसे इसके लिए सॉल्यूशन भी दे सकूं। समझ तो आ जाता था पहले भी, क्योंकि इंट्यूशन पावर शुरू से बहुत रही, मगर सॉल्यूशन नहीं दे पाती थी। समझ नहीं आता था कि कैसे उनको इस चीज से छुटकारा दिला पाऊं या कैसे इनके केस को सॉल्व कर पाऊं। तब लगभग 15-16 साल पहले मैं इस फील्ड में आई थी। मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, 2 जगह से मैंने ट्रेनिंग ली है और उसके बाद जाके मैंने इसको करना शुरू किया। ओके। और इसका अगला सवाल मेरा यही कि क्या ये हमारे दिमाग का खेल होता है या वाकई में ऐसा कुछ होता है? देखिए, सारे केसेस में तो हम नहीं कह सकते कि सच में कुछ होता है, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं, 20 या 25% केस ऐसे होते हैं जिसमें दिमाग का ही खेल होता है। और हमारे दिमाग में वो डर या बचपन का कोई ट्रॉमा या कोई चीज ऐसी होती है, कोई घटना, दुर्घटना ऐसी होती है जो ट्रिगर कर देती है, तो हमें उससे डर लगने लगता है और फिर उसको हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि भाई ये तो कोई भूत प्रेत का ही काम होगा। तो 20% 30% केसेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिमाग का खेल होता है। अदरवाइज मोस्टली जो केस आते हैं वो सच में ये सब होता है, उसी के लिए आते हैं। अच्छा, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम देखें, मान लीजिए मैं अपने घर में अकेली हूँ और जितने भी रूम्स हैं मैंने लाइट ऑफ कर दी है, लेकिन मैं अगर उस रूम में हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है समटाइम्स कि मेरे अलावा भी इस घर में है कोई। तो क्या मैं मानूं कि वो मेरे दिमाग का खेल है या वाकई में कुछ नेगेटिव एनर्जी या कुछ वहां पर प्रेजेंट हो सकती है? देखिए, हम एनर्जीज को नेगेटिव या पॉजिटिव तो नहीं कह सकते कि वहां पर क्या है, मगर जब आपने कहा कि अकेले होते हैं, तो जब हम जब लोगों के साथ होते हैं, गैदरिंग में होते हैं, तो हम उसी में उलझे होते हैं। सबकी एनर्जीज काम कर रही होती है, हम बातें कर रहे होते हैं, हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। मगर जब अकेले होते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक ट्रांस स्टेज को एंजॉय कर रहे होते हैं कि हम ट्रांस लेवल पे होते हैं, हम खाली होते हैं, अकेले होते हैं, हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं होता। ऊपर से आपने अंधेरा भी कर दिया, तो अगर अंधेरा कर दिया तो ऑब्वियसली आप ट्रांस स्टेज में जाएंगे और उस वक्त आप सेंसिटिव हो जाएंगे इन सब चीजों को सेंस करने के लिए, समझने के लिए। तो उस वक्त हो सकता है कि 50% लोगों के साथ ये होता हो कि उन्हें डर लगता हो बिना बात के कि कुछ है, पर 50% केसेस में ये भी होता है कि हमारे आसपास कोई ना कोई एनर्जी, कोई ना कोई स्पिरिट होती है। और स्पिरिट्स वैसे भी हर वक्त होती हैं, इस वक्त यहाँ भी होंगी ऑब्वियसली, पर उनकी और हमारी दुनिया अलग है। बस बीच में एक पर्दा है, वो हमें नहीं देख सकते, हम भी उनको नहीं देख सकते। पर कभी कभी जो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं या वो पर्दा बहुत ज्यादा झीना हो जाता है किसी के लिए, जो सेंसिटिव लोग हैं, तब हम उनको महसूस कर पाते हैं। अच्छा, जैसे कि आपको एक लंबा समय हो चुका है इस फील्ड में और अब तो आपने ना जाने कितने केसेस हैंडल किए होंगे, तो आपको तो अब किसी भी तरीके का कोई डर नहीं लग रहा होगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप किसी भी फील्ड में जाते हैं और जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है उससे हर किसी को डर लगता है, चाहे वो किसी भी फील्ड का क्यों ना हो। तो आप जरा एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, जो फर्स्ट केस आप सॉल्व करने के लिए गई हो, क्या एक्सपीरियंस किया आपने? फर्स्ट केस मेरा दिल्ली का था, मैं नाम नहीं लूंगी किनका, वो अभी भी मेरे से जुड़े हुए हैं और मेरी फ्रेंड ही थी वो, मतलब आज भी है वो मेरी फ्रेंड है।
तो हम लोग, मैं किसी काम से दिल्ली गई थी अपने प्रोफेशनल काम से, तो उसके घर पे स्टे करना था। हम लोग लिफ्ट से आ रहे थे तो अचानक रात का टाइम था, हम लोग 9-10 बज रहे थे, तो मैंने एकदम उसकी आंखों में देखा, पता नहीं कि उसने कहा मेरी फोटो क्लिक कर दे या कुछ ऐसा हुआ था। तो मैंने फोटो क्लिक करने लगी तो मुझे तब एकदम से फील हुआ कि इसके साथ कोई स्पिरिट अटैच्ड है। और मैंने उसको उसी वक्त कह दिया, मैंने कहा तेरी ना मेरे को जो सिम्टम्स उस वक्त नजर आए, जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि उसकी मुझे ना जो ये थी पुतली आंखों की, ये मुझे 2 दिखाई दे रही थी, डबल दिखाई दे रही थी कि एक के ऊपर एक कुछ है, एक आंख के ऊपर दूसरी आंख लगी हुई है। तो मैंने उससे कहा कि तेरे साथ कोई स्पिरिट है, तो एकदम उसने एडमिट करा कि हाँ यार लगता तो मुझे भी है कि तू देख सकती है। मैंने कहा हाँ मैंने सीखा तो है, पर अभी कोई केस ऐसा आया नहीं है, चल रात को करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं अपना सब रिचुअल वगैरह करके, अपना प्रोटेक्शन और सब कुछ करके, और मैं उसके घर में करने लग गई। और मेरे से ये गलती हो गई कि मैं रात के टाइम बैठ गई, जबकि नहीं मुझे बैठना चाहिए था। अच्छा, वो रात के टाइम नहीं करना चाहिए था? नहीं, रात को हम लोगों की भी एनर्जी वीक होती है और इनकी एनर्जीज हाई हो जाती है। चलो मैं बैठ तो गई, अब क्योंकि पहला ही केस था और एक्साइटमेंट था कि करना है। तो ये आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं था? जैसे नहीं, आपने ट्रेनिंग बताया मेरी हो चुकी थी। नहीं, जैसे कि आपने बताया कि रात के टाइम नहीं करना चाहिए था, तो था, बताया गया पर क्योंकि मुझे अगले दिन देहरादून वापस आना था, तो मैंने कहा ठीक है रात को करते हैं। उस वक्त मेरे दिमाग से बिल्कुल ये चीज स्किप हो गई कि रात को नहीं करना चाहिए, मतलब स्किप ही हो गई एक्साइटमेंट में, क्योंकि पहली बार कोई केस ऐसा मिल रहा था। तो एक नए आपको सीखते हो तो एक एक्साइटमेंट रहता है ना कि ये तो करके देखना है फटाफट से। तो चलो ठीक है, मैं बैठ गई उसका करने के लिए। मैंने रिचुअल वगैरह करा, जो भी मुझे अपना प्रोसीजर करना था वो सब करके, और मैंने स्टार्ट करा, और उसके ऊपर जो स्पिरिट थी वो बोलना शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज चेंज हो गई और वो कुछ कुछ बोलने लगी, अजीब अजीब चीजें, और बहुत हैवी उसकी आवाज हो गई। और करते करते जब मेरी घड़ी पे नजर गई ठीक 12, तो मेरी तो वहां पे हालत खराब क्योंकि मेरा भी पहले ही केस था। और मैंने कहा शिट यार ये क्या हो गया, अब मैं कहाँ से निकलूं, कैसे निकलूं, क्या करूं, मतलब मैं खुद भी बहुत डर गई। अभी देखो मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं बोलने के बाद, क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंस करा है। बिल्कुल। और अब मतलब वो घर में सिर्फ वो और मैं, मतलब और कोई था ही नहीं कि हम किसी को बोलने, और 6th फ्लोर पे उसका घर, और दूर दूर तक कोई रहता नहीं था। मैंने कहा यार आज कुछ हो गया तो भैया घर वालों को खबर नहीं मिलने वाली कि ये है कहाँ पर। खैर एनीवे, जैसे तैसे मैंने जो भी प्रोसीजर था वो कंप्लीट करा, तो हमें पता चला कि उसकी मम्मी जो थी वो 17 ईयर्स पहले, मतलब तब से 17 ईयर्स, ये 16 साल पहले की बात बता रही हूँ, तो उससे 17 ईयर्स पहले उसकी वो बहुत छोटी थी और उसकी मम्मी कैंसर से डेथ हो गई थी। तो ये उनकी डेड बॉडी के साथ चीखती चिल्लाती भागी थी कि मम्मी मेरे को छोड़ के मत जाओ। तो जो वो स्पिरिट आई थी उन्होंने ये बताया कि मैं इसकी मम्मी हूँ, और ये इसने मुझे कहा था मुझे छोड़कर मत जाओ, तो मैं वहीं से इसके साथ अटैच हो गई थी, और मैं इसकी देखभाल के लिए, मैंने कहा आप क्यों हो इसके साथ, तो शी सेड कि मैं इसकी देखभाल के लिए, उसने मुझे कहा था मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। तो मैंने उनको बोला कि क्या आपको पता है कि उससे आपकी बेटी की हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। उसको, लड़की को आर्थराइटिस स्टार्ट हो गया था, सर्वाइकल बोन्स की सारी प्रॉब्लम, क्योंकि जब ऐसे कोई स्पिरिट अटैच रहती है तो वो बॉडी को अंदर से दीमक की तरह खाना शुरू होती है। ऐसा नहीं कि इंटेंशनली, मम्मी है तो ऑब्वियसली इंटेंशनली तो कुछ नहीं, बट एक बॉडी में अगर 2 सोल हैं तो कहीं ना कहीं फिजिकल लेवल पे वो हार्म देगी और मेंटल लेवल पे भी देगी। तो फिर इसने बोला कि, मैंने कहा कि आप जाओ, अब उसको आपकी जरूरत नहीं है, वो ठीक है। शी सेड मैं तो नहीं जाऊंगी। अच्छा, मैं तो इसके साथ ही रहूंगी हमेशा। मैंने कहा, फिर उनको बहुत समझाया। फिर थोड़ी देर बाद मैं अपनी फ्रेंड को वापस लेकर आई, मतलब मम्मी को हटा के फ्रेंड को उसको वापस लाई। फिर मैंने उसे सारी बात बताई, तो उसने कहा हाँ ऐसा ऐसा तो हुआ था, जबकि मैं उसे पहले से नहीं जानती थी, इतने साल पहले तो मैं नहीं जानती थी। तो कहती है अब क्या करना है। फिर मैंने उसे कुछ रिचुअल्स बताए कि तुम ये सब करो, और साथ साथ जो एक सीधे साफ शब्दों में, मतलब मैं समझाती हूँ अधिकतर लोगों को कि ज्यादा झंझटों में ना पड़ के, वहम में ना पड़ के, अंधविश्वास में ना पड़ के, आप सीधा सीधा जब वो आपके साथ अटैच है तो उनसे प्रे करो कि बस मम्मी अब मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, मैं सेटल्ड हूँ, मैं स्ट्रांग हो चुकी हूँ, तब मैं छोटी थी, अब आप जाओ, अब आपका उस दुनिया में जाने का समय आ चुका है। तो मैंने उससे यही कराया, और लगभग महीने 1.25 महीने के बाद धीरे धीरे उसकी हेल्थ इंप्रूव होने लगी, उसका ऑरा इंप्रूव होने लगा, और उसके बाद उसको कभी भी उन्होंने तंग नहीं करा। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी रहा मेरे लिए, और बहुत डराने वाला भी। अच्छा भैया अब क्या करूँ, ये तो जा ही नहीं, मतलब मेरे को 2-2.5 घंटे लग गए उनको वापस भेजने में। अच्छा,
कि मतलब उनसे कहो नहीं कि मतलब ऐसा भी कोई सिचुएशन हुआ था कि टकराव की स्थिति पैदा हुई हो, क्योंकि आप अपनी तरफ से सारे रिचुअल्स कर रही हैं कि आप उनसे हैंडल कर सके, उधर से वो एनर्जी अपनी कोशिश करती है। एक बार ऐसा केस हुआ है, हम लोग बैठे हुए थे, मेरी 2-3 फ्रेंड्स थी, तो ऐसे मतलब अब सबको पता है ये करती है, तो हमने उइजा बोर्ड समझते हो जिसमें हम लोग स्पिरिट्स को कॉल करते हैं, तो उन्होंने कहा तू उइजा बोर्ड करती है? मैंने कहा हाँ मैं करती हूँ। तो कहती है कि हमें ना एक्सपीरियंस लेना है। अच्छा, क्लोज फ्रेंड्स ही मुंबई वगैरह से इधर उधर से आई हुई थी घूमने, तो सबको क्यूरियस तो रहते ही, हम लोग बैठ गए उइजा बोर्ड लेकर। तो अब हम जब बैठे, हम 4 लोग थे, मैंने उनको सब कुछ समझाया कि हाथ मत हटाना, कुछ भी हो, जब तक मैं ना कहूँ कोई उठेगा नहीं यहाँ से। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब एक स्पिरिट आई, जो उनमें से एक मेरी फ्रेंड थी, उसका एक्स था जो उसने सुसाइड करा था। तो वो उसकी स्पिरिट को उसने कहा मुझे बुलाना है, मुझे बात करनी है। ठीक है, वो आया, उससे बातें करी, वो खूब रोई धोई भी, पर मैं इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि उठना नहीं है बिल्कुल भी। चलो उसके बाद वो शुरू किया, वो जैसी गया कोई और आ गई एकदम से, क्योंकि जब हम डोर्स ओपन करते हैं ना, आप अपने घर का दरवाजा खुला रख दो तो कोई भी अंदर घुस जाएगा, है ना, वो कोरियर वाला भी हो सकता है, वो कोई अनजाना भी हो सकता है, कोई चोर लुटेरा भी। तो उसमें ये हुआ कि एक के बाद एक बैक टू बैक 5 स्पिरिट्स आई। तो वो किसकी बॉडी में आ रही थी? किसी की नहीं, बॉडी में नहीं, उइजा बोर्ड पर आती है, बॉडी में नहीं, उइजा बोर्ड में आती है। और सिर्फ हमें आवाज सुनाई देती है ऐसे? नहीं, वो ना उसमें आंसर देते हैं, वो खुद मूव करता है, उसमें कर्सर होता है उसमें, और वो खुद मूव करता है, खुद मूव करता है, वो आंसर्स पे जाता है। स्पेलिंग्स तो कैसे पता चलता है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं? उसमें लिखा रहता है ना, स्पेलिंग्स होती हैं, यस नो होता है, हाय होता है, गुड बाय होता है, सब चीजें होती हैं। हम जैसे उनको कहें थैंक यू गुड बाय, वो फिर दूसरा कुछ आ जाए। एक के बाद एक बैक टू बैक 5 स्पिरिट्स आई। हम 3.5 घंटे हम यूं के यूं ही बैठे रहे, और सबकी बॉडी ऐसे जैसे बिल्कुल पत्थर की हो जाती है। मतलब वो भी एक मेरे को थोड़ा सा डर लगा था, क्योंकि बेसिकली हमने डोर ओपन तो कर दी है, अब उसमें कोई भी एंटर हो जाएगा। अच्छा, उनको रास्ता दिख गया ना आने का, तो वो तो आएंगे। तो फिर बाद में हमने उस उइजा बोर्ड को फाइनली हमने उसे जलाकर फिनिश करा था, क्योंकि वो जा ही नहीं रहे थे। तो वो भी एक थोड़ा सा डरावना वाला एक्सपीरियंस रहा। अदरवाइज बाकी जो केसेस रहे वो मुझे जिनके भी केसेस रहे वो मुझे बड़े मतलब अच्छे से समझ भी आए और बहुत इंटरेस्टिंग भी रहे, उनको सॉल्यूशन भी मिला। अच्छा, जैसे आपने अभी कुछ केसेस का जिक्र किया, तो इसमें क्योंकि आप वो केस हैंडल करने के लिए जा रही हैं, लेकिन आपको भी डर लगा, तो ऐसे सिचुएशन में आप अपने साथ क्या कुछ खास चीज कैरी करती है जो आपको भी प्रोटेक्ट कर सके और आपके क्लाइंट को? हमें अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ रिचुअल्स करके जाने होते हैं। जब हम बैठते हैं उससे पहले भी हम करते हैं, अपना प्रोटेक्शन करते हैं। और मैं एक मुखी रुद्राक्ष भी पहनती हूँ। अच्छा। तो उससे भी हम लोगों को प्रोटेक्शन मिलता है। हम लोग और लोगों को भी कहते हैं कि जिनके साथ इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं या इस तरह की चीजों से जिनको डर लगता है, वो एक मुखी रुद्राक्ष पहन ले, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है, चेंजेस भी लाता है लाइफ में और प्रोटेक्ट तो वो करता ही है हमेशा। तो लाइफ लॉन्ग आप वो पहन के रखिए, आपको कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, जैसे आपने बताया कि जो फर्स्ट केस था आपका आपकी फ्रेंड की मदर वाला, तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को कभी भी परेशान नहीं कर सकती, लेकिन क्योंकि जब वो एक स्पिरिट बन चुकी है और वो अपनी बेटी की बॉडी में आती है समय समय पर, तो क्या तभी भी उस माँ की फीलिंग अपनी बेटी के लिए वही है जब वो जीवित थी? क्या सेम रहता नहीं, है? ऐसा होता है कि जब या वो उसे हार्म भी पहुंचा सकती है? हार्म पहुंचा सकती है, मगर अनजाने में। अच्छा। क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि अब हम जा चुके हैं। बेसिकली जो स्पिरिट यहाँ रुक गई और वो किसी को पॉजेस कर रही है, यानी वो ये चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही कि अब मेरे पास बॉडी नहीं है। जितने मैंने आज तक जितने भी स्पिरिट से मैंने बात करी है, वो ये मानने को ही तैयार नहीं होते कि अब हमारे पास बॉडी नहीं है। उनको लगता है हम हैं। कई बार हम मूवीज में भी देखते हैं ना कि किसी की मदर डेथ होगी, वो बच्चे को उठाने की कोशिश कर रही पर उठा नहीं पा रही। तो ये सच में होता है, ये ऐसी कल्पनाओं पे नहीं बनी होती, इमेजिनेशन पे नहीं बनी है। तो उसमें क्या है कि वो लोग मानने को तैयार नहीं होते कि हमारे पास बॉडी नहीं है, और जब उनको ये रियलाइज हो जाता है कि हमारे पास अब बॉडी नहीं है और ऊपर भी उनको अभी जगह नहीं मिली है या किसी वजह से वो यहाँ पे फंस गए हैं, फंसते भी क्या है, इच्छाएं रह जाती हैं काफी सारी। क्योंकि जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं इस तरह की स्पिरिट से, तो वो अपनी इच्छाएं बताती हैं, वो कुछ ना कुछ बताने के लिए या कोई मैसेज कन्वे करने के लिए, या जैसे वो अपनी बेटी के प्रोटेक्शन के लिए कि मेरी बेटी को कोई हार्म ना कर पाए, क्योंकि बेटी बहुत छोटी थी जब वो एक्सपायर हुई। तो इस तरह की चीजों के लिए वो लोग रुक जाती हैं, पर जब उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो वो आराम से चली भी जाती हैं। अच्छा, ऐसे में क्या होता है कि पॉजेस वो उन लोगों को करते हैं जिनका ऑरा वीक हो या जिनकी बॉडी वीक हो, किसी की सर्जरी हो रखी हो, बीमार हो, उसमें क्या हम लोग डाउन हो जाते हैं।
किसी की तबीयत खराब होती है, हम लोग डाउन हो जाते हैं, हमारी सर्जरी होती है, हमारा ऑरा डाउन हो जाता है। तो ऐसे में उस बॉडी को पॉजेस करना बहुत ईजी होता है उनके लिए। तो ऐसे में जब उनको कोई वीक बॉडी मिलती है तो वो फटाफट कैप्चर कर लेते हैं। अच्छा, क्योंकि कहा जाता है कि जब नॉर्मल डेथ होती है तब आत्मा नहीं भटकती, लेकिन सुसाइड हो, एक्सीडेंटल केसेस हो तो उसमें आत्मा भटकती है और वो परेशान भी करती है। तो आपने कुछ ऐसे केसेस देखे हो? मैंने ऐसे केसेस किए हैं बहुत सारे। बेसिकली वो परेशान नहीं करती, वो खुद परेशान होती हैं। जिनकी अकाल मृत्यु होती है एक्सीडेंट से या सुसाइड से, इवन सुसाइड वाले केसेस के लिए तो मतलब हम लोगों ने ये भी चीजें समझी उन लोगों से बात करके कि जब जैसे उन्होंने सुसाइड किया था जिस समय पर, उनको कई सालों तक, कई दशकों तक उन्हें सेम उसी टाइम पे सेम तरीके से फिर मरना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि उनको ऊपर से ये सजा दी जाती है कि मैंने तुम्हें एक जीवन दिया था पर तुमने उस जीवन को खुद से खत्म करा मेरी मर्जी के बगैर। तो उनको डेली, जब तक उनका वो कार्मिक खत्म नहीं होता तब तक उन्हें कई सालों तक डेली उस जगह पर आके दोबारा उसी पेन से गुजरना पड़ता है और उसी तरीके से दोबारा मरना पड़ता है। एक्सीडेंट वाली जगहों पर भी यही होता है। आपने कई केसेस, अभी एक हमारे यहाँ भी एक केस हुआ था जो आई थिंक बल्लूपुर चौक पे, ONGC चौक के पास, कहते हैं ना वहाँ पे स्पिरिट्स हैं कई दिनों तक। जब एक्सीडेंट वाले केस होते हैं और बहुत छोटी एज में अकाल मृत्यु हो गई तो उनको कई समय तक, जब तक उनका वो कार्मिक खत्म नहीं हुआ, उनका वो समय खत्म नहीं हुआ, उनको उसी जगह पे आके डेली उस पेन से गुजरना पड़ता है। डेली वहां आके उनको वापस से उसी तरीके से फिर से उस पेन के साथ गुजर के मरना पड़ता है। यानी अभी जो इनोवा केस आया था दिवाली के आसपास का ये मामला है जिसमें 6 युवाओं ने एक्टिविटीज हो रही हैं, 6 युवाओं ने अपनी जान गंवाई थी। तो क्या माना जाए कि वहां पर, क्योंकि कुछ दिनों तक हमने कुछ वीडियोस भी देखे थे, वहां पर काला जादू टाइप का कहा जा रहा था कि वहां पर कुछ है, लोगों से कहा जा रहा था कि आप यहाँ से ना गुजरे। तो काफी एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं वहाँ पे, अभी भी हो रहे हैं काफी एक्सीडेंट्स वहाँ पर। अगर वजह क्या है इसकी? वजह ये है, देखिए जो इसमें हो सकता है कि कुछ तांत्रिक एक्टिविटीज भी कई बुरे वाले तांत्रिक कर देते हैं। रीजन ये, जो वो सब बच्चे जो गए वो सब अनमैरिड थे और छोटी एज के थे। तो जो छोटी एज के स्पिरिट्स होती हैं जो अकाल मृत्यु से गए होते हैं और यंग मतलब अनमैरिड होते हैं बेसिकली, उनको कैप्चर करना बहुत ज्यादा इजी होता है तांत्रिकों के लिए। तो जो लोग तांत्रिक गलत कर्मों में होते हैं, गलत कामों में होते हैं, तो वो इस तरह के जो छोटे बच्चों वाली स्पिरिट्स होती है वो ढूंढते हैं इस तरह की कि हम इन्हें कैप्चर कर पाए। जैसे किसी की यंग की किसी की डेथ हो जाती है किसी घर में, तो इसीलिए जब उनके फूल चुके जाते हैं तो उनको वहां पे लॉकर में बंद करके रखा जाता है जब तक प्रवाहित ना कर दें। उनको बचाना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज जो तांत्रिक हैं, जो शमशान साधना वगैरह करते हैं, वो इस तरह की बॉडी, इस तरह की स्पिरिट्स को ढूंढ रहे होते हैं। अच्छा। कि हमें अनमैरिड वो मिल जाए बॉडी और स्पिरिट जो हैं, जो कि जिनकी डेथ हो गई है, तो उनको कैप्चर करना बहुत आसान होता है और उनसे काम लेना भी बहुत आसान होता है। बेसिकली तांत्रिक इस तरह के स्पिरिट्स को इसीलिए कैप्चर करते हैं क्योंकि उनसे वो काम करवाते हैं, है ना। तो जो लोग बुरे वाले तांत्रिक होते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, जो बुरे वाले तांत्रिक होते हैं वो लोग इस तरह से स्पिरिट्स को कैप्चर करके फिर जैसे उनके पास कोई क्लाइंट्स आए तो कहते हैं अच्छा हम आपका ये काम करा देंगे, तो वो उस स्पिरिट के थ्रू उससे वो काम करवाते हैं। इसीलिए उनको वो कैप्चर करते हैं और यंग को कैप्चर करना ईजी होता है, बच्चों को बहकाना ज़्यादा आसान होता है ना। बिल्कुल। अच्छा, कई टाइम हम देखते हैं कि हमें सुनसान वाली जगह पर खास तौर पर चिल्लाने की आवाज आती है। कहा जाता है कि यहाँ पर मत जाओ, भूत की आवाज आती है, चिल्लाने की आवाज आती है। कई दफा तो हम ये देखते हैं कि रोने की, महिला के रोने की आवाज आती है। तो क्या माना जाए, ये चिल्लाकर क्या हम लोगों को डराने की कोशिश होती है या वो कुछ बताने की कोशिश करते हैं? वो बताना चाहते हैं। मुझे कभी आज तक नहीं लगा कि कोई भी स्पिरिट हमें डराना चाहती है। अच्छा। आज तक नहीं लगा मुझे। बेसिकली वो बताना ही चाहते हैं। अब उनका मैसेज, जैसे देखिए छोटा बच्चा होता है, अब वो बोल तो नहीं पाता ना, तो वो अपना मैसेज कैसे कन्वे करेगा? अब रोएगा, चिल्लाएगा, हाथ पैर मारेगा। तो वही सब ये भी इनके साथ भी होता है। दूसरा ये, सुनसान रास्तों पे जब चिल्लाने की या रोने की आवाज आती है तो ये भी हो सकता है कि कभी कुछ समय पहले वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ हो या किसी ने सुसाइड किया हो या कुछ और किसी के साथ कोई बड़ा इशू वहाँ पर हो गया हो, किसी का मर्डर, क्योंकि ऐसी जगहों पे होती हैं ये सब चीजें ना। तो ये हो सकता है कि उनकी स्पिरिट्स वहाँ पे भटक रही हैं और वो अपना मैसेज कन्वे करना चाह रही हूँ। और मैंने ना कभी ये नहीं देखा कि स्पिरिट्स हमें डराने के लिए आ रही हैं। मैंने हमेशा ये देखा कि वो अपना मैसेज कन्वे करने आती हैं और वो ना हमेशा चैनल ढूंढ रही होती हैं कि कोई तो हो जो मेरी भाषा को समझे। तो तब वो
जिनको नहीं समझ आता उनको वो चिल्लाना ही सुनाई देगा फिर ना। ये है। तो क्या कभी किसी स्पिरिट ने आपसे मदद मांगने की कोशिश की है? कभी ऐसा एक्सपीरियंस? कभी नहीं, मेरे साथ ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, आप मानोगी नहीं। मेरे पास पता नहीं कहाँ से लोग जिनको ये पता नहीं होता, बट वो किसी के थ्रू, जैसे कोई क्लाइंट आए, बाहर से कोई आए, उनके साथ कोई आ गया और मैं बजाय उनसे बात करने के लिए जो साथ में उससे बात करने लग गई हूँ। तो वो इस तरह से हम लोगों के पास, क्योंकि मैंने कहा ना स्पिरिट भी चैनल ढूंढ रही होती है कि मेरा मैसेज कैसे, तो पता नहीं कहाँ से लोगों को लेकर मेरे पास आ जाती है अपने आप ही। मैं खुद कई बार हैरान होती हूँ। एक केस बताती हूँ, मेरे पास एक लड़की कई सालों से आती है, टैरो के लिए आती है नॉर्मली। एक बार फर्स्ट टाइम वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई। अच्छा, ठीक है। और वो आके बैठी, उसने पूछना शुरू करा, ये बच्चा भी मेरे सामने बैठा हुआ था। तो मैंने सडनली इससे बात करना बंद करके मैंने कहा बेटा आपका नाम क्या है? बोलता है ये। तो मैंने कहा कि आपकी मम्मी है? कहते हैं नहीं। क्यों? मैंने कहा आपकी मम्मी की स्पिरिट आपके साथ मुझे नजर आ रही है, ये उन्होंने पहना हुआ है, ये कपड़े पहने हुए हैं और ऐसा उनका फिगर है। उसने ना फोटो निकाली पर्स से और सेम उसी कपड़ों में, जो कपड़े मैंने ग्रीन कलर का मैंने सूट देखा था, सेम उसी सूट में उनकी फोटो उसके पर्स में थी। मतलब आपको किसी शख्स के अंदर वो झलक नजर आने लगती है? झलक नहीं, मुझे वो दिख गया कि वो उसके साथ हैं। अच्छा। और बेसिकली वो टैरो के लिए नहीं आई है, टारगेट उनका वही था कि इसको मेरे पास लेकर आना। अच्छा। तो उसका भी केस मैंने सॉल्व करा था और काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उसमें भी निकल के आए थे। तो इस तरह के बहुत सारे, मतलब अनगिनत केसेस हैं जो अपने आप वो लेकर आ जाती हैं हमारे पास। वो भी चैनल ढूंढते हैं, तो उन्हें जहाँ दिखता है कि यहाँ मेरी बात समझी जा सकती है, वो ले आती हैं पकड़। तो मतलब स्पिरिट तो लाइक आपके लिए ऐसे होंगे जैसे फ्रेंड्स हो, साथ में बैठ के कभी भी देखो मेरा तो एक पेट डायलॉग है। वैसे भी हमेशा लोग कहते हैं आपको डर नहीं लगता, तो मैं कहती हूँ इंसान ज्यादा खतरनाक है। सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, कुछ ऐसे व्यूवर्स, हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ ऐसे मैसेज स्पिरिट को लेके, या फिर जैसा मैंने आपको बताया कि कभी भी कोई खुद अकेला रहता है घर में तो उसे डर सा लगता है, तो उस समय पर उसे क्या करना चाहिए ओवरकम करने के लिए? देखिए, पहली चीज कि अपने आप को पॉजिटिव रखें। ठीक है, किसी का बुरा आप ना सोचें। मेरा हमेशा ये मानना है कि डरता वही है जो गलत होता है, जो गलत नहीं है उसे डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जो आप लोगों का डर होता है ना, वो उनको फीड कर रहा है, उनको स्ट्रांग बना रहा है। तो अगर कोई बुरी स्पिरिट है भी, आप डर रहे हो तो वो स्ट्रांग हो रही है। अगर आप डर नहीं रहे हो, देखो आपके पास बॉडी भी है और सोल भी है, उनके पास सिर्फ सोल है, तो स्ट्रांग कौन हुआ? बिल्कुल आप हुए, है ना। पर हम डरते हैं क्योंकि हमारे मन के, ये हमारे अंदर के डर होते हैं। अरे मेरे पापों की सजा तो नहीं मिल रही है, ये मैंने किसी का बुरा करा था तो इसलिए तो ये नहीं आ गई है। तो डरने की जरूरत नहीं है, जितना आप डरोगे उतना वो आपके ऊपर होल्ड बनाती चली जाएगी। अच्छा। तो डरो मत, पॉजिटिव रहो। अगर कभी कई लोग जो अकेले रहते हैं, जैसे मेरी वो फ्रेंड ही है, मैंने बताया वो अकेली रहती है, तो उसको मैंने फिर उस वक्त यही चीज सिखाई। मैंने कहा डरने की जरूरत नहीं है, उनके नाम का दिया जला, उनसे प्रे करके आप जाओ, ठीक है। और अगर कभी भी फिर भी तुझे लगता है कि कोई ऐसे आया है, सुनाई दे रहा है, तो चिल्ला के बोल कौन है बे। मतलब अगर आप स्ट्रांग हो जाओगे, डर नहीं रहे हो, तो वो आपका कुछ भी नहीं। और अगर कमजोर हो जाते हैं तो वो हावी हो जाते हैं, आपके ऊपर फिर पॉजेस आपको करेंगे ही करेंगे। तो डरना नहीं है, डर उनको खाना खिलाता है, हमारा डर। तो बस उनको खाना खिलाना बंद करो, अपने आप चले जाएंगे। अब मेरे घर कोई गेस्ट आ रहा है, मैं उनको पहले दिन आए और पानी भी ना पूछूं तो वो दोबारा थोड़ी ना आएंगे। पर अगर मैं उनको खिला पिला रही हूँ, उनके लिए मैगी बना रही हूँ, डिशेस बना रही हूँ, तो ऑब्वियसली वो रोज आ जाएंगे। तो यही चीज स्पिरिट्स के मामले में भी है कि आप डरो मत, उनको फीड मत करो। चलिए, बहुत शुक्रिया वर्षा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और पैरानॉर्मल स्पिरिट को लेके जितनी भी जानकारी आपने दी है, मुझे लगता है हमारे व्यूवर्स ने भी इंटरेस्ट लिया होगा इसमें, क्योंकि हम और आप हमेशा अक्सर इस तरीके की चीजें जो एक्सपीरियंस करते हैं अपने लाइफ में। और क्योंकि जैसे कि वर्षा जी ने बताया कि अगर कभी भी आपको ऐसा महसूस होता है अकेले में, तो डरने की जरूरत नहीं है, स्ट्रांग बनने की जरूरत है, क्योंकि वो भी उन्हीं को परेशान करते हैं जो खुद को कमजोर समझ लेता है। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और अगर कोई भी जहन में आपके सवाल हो इस मुद्दे से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और उम्मीद करेंगे अगले प्रोग्राम में हम आपके तमाम सवालों के जवाब आपको दें। नमस्कार।